हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम के लिए जूलॉजी से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप एनिमल्स टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं तो ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोशिकांग के कार है, यानी फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल से संबंधित है। इसके पहले हम लोग एनिमल सेल के 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और उनको भी जरूर देखिए। क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किसका संश्लेषण करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से देखा था। न्यूक्लियस के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऊपर जो है राइबोसोम लगे होते हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस भाग पर राइबोसोम नहीं पाए जाते ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहे जाते हैं। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड सिंथेसिस होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपिड। क्या हो जाएगा? लिपिड, यानी कि वसा का संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ATP के संश्लेषण हेतु आवश्यक है? यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि आयरन और फास्फोरस जो है ये ATP के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयरन ऑक्सीजन परिवहन और ATP संश्लेषण में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके अलावा फास्फोरस जो है ये ऊर्जा हस्तांतरण तंत्र में भी शामिल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीसोम कंसिस्ट ऑफ। पॉलीसोम किससे बना होता है? राइबोसोम और tRNA, लाइसोसोम, क्रोमोसोम और सेंट्रोसोम, या राइबोसोम और mRNA? तो पॉलीसोम जो होता है ये राइबोसोम और mRNA से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 से 100 राइबोसोम से जुड़े समूह को पॉलीसोम कहा जाता है। एक पॉलीसोम में राइबोसोम mRNA में एक एकल अणु से जुड़े होते हैं। इसकी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इस तरह से एक अणु से जुड़े होते हैं, और जब 10 से 100 राइबोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं तो इन्हीं को पॉलीसोम कहा जाता है। ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? जो बैंड है इसी को mRNA कहा जाता है, और जो आपको ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ। केंद्रिका डैश के संश्लेषण हेतु स्थल है, यानी कि न्यूक्लियोलस में किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, या राइबोसोमल RNA? सही जवाब ऑप्शन डी, राइबोसोमल RNA। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल RNA का संश्लेषण होता है। अगला, डैश लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है, यानी इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो पादप कोशिकाओं में लगभग नहीं देखने को मिलता है? लार्ज वैक्यूल तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम दोनों पाया जाता है। लेकिन सेंट्रियोल जो है ये लगभग पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, एक दो अपवाद को छोड़ के। तारक केंद्र कोशिका विभाजन में मदद करता है, या सीलिया तथा फ्लैजला के निर्माण में सहायता करता है, और यही तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल जो है ये स्पर्म का टेल भी बनाता है। इसकी खोज जो है 1888 में यानी 1888 में टी बोवरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जनरली पादप सेल में नहीं पाया जाता है। अगला, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सा नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल यानी कि तारक काय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RPSC PGT में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित है? वही क्वेश्चन देख लीजिए, सेम घुमा के दूसरी तरह दे दिया। सही जवाब ऑप्शन सी, सेंट्रियोल। अगला, शुक्राणु की पूंछ किसकी बनी होती है, यानी टेल? तो अभी हम लोगों ने देखा कि शुक्राणु का जो टेल होता है उसमें जो है सेंट्रियोल मदद करता है। सेंट्रियोल में भी जो पाया जाने वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो इसकी सहायता करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु जिसे स्पर्म कहा जाता है, ये जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक टेल होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक हेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेशित करना, अंतः कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचना, या कोशिका के बाहर श्रावण करना? मतलब वो किस चीज़ इसमें से वो किसका कार्य है जो यहाँ पे पूछा जा रहा है। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर टू इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेट आउटसाइड द सेल, यानी मटेरियल को पैक करना, इंट्रासेलुलर तक पहुँचाना, या फिर आउटसाइड द सेल से बाहर निकालना किसका कार्य होता है?
तो पैकेजिंग का कार्य किसका होता है? ये पैकेजिंग का जो कार्य होता है ये लाइसोसोम का नहीं होता है, किसका होता है? गोल्जी बॉडी का, गोल्जी अपर्चर का होता है। इसकी खोज 1897 में कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये इटली के रहने वाले थे। 1998 में इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी अपर्चर, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्गी काय रखा गया। और ये जो है अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संश्लेषित करता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा अंग ड्रग के विषहरणता में शामिल है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अगला क्वेश्चन, स्वेडबर्ग इकाई निम्न के परिमाप से संबंधित है, यानी कि स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो किससे संबंधित है? तो आप लोगों ने जब राइबोसोम के बारे में पढ़ा तो हमने बताया राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S, एक 80S। ये जो S है ना, यस, इसी को स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये राइबोसोम से संबंधित है। किससे संबंधित है? राइबोसोम से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वेडबर्ग इकाई किससे संबंधित है? राइबोसोम से। ये एक वैज्ञानिक थे वहाँ के, क्या नाम है, स्वीडन के, उनका नाम था थियोडोर स्वेडबर्ग। उन्हीं के नाम पे उन्हीं ने इसको खोजा और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, अतिरिक्त गुणसूत्रीय वंशानुक्रम निम्न के द्वारा दर्शाई जाती है। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस किसके द्वारा दर्शाई जाती है? लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया? सही जवाब ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अतिरिक्त जो एक्सटर्नल क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में कोशिका द्रव के संचरण को क्या कहते हैं? यानी जो कोशिका में कोशिका का मूवमेंट, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन, सॉलिफिकेशन, साइक्लोसिस या फिर जलेफेक्शन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साइक्लोसिस। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव के जो गति है उसी को साइक्लोसिस के रूप में जाना जाता है। इसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, यह प्रोटीन, पानी और ऑक्सीजन के अंतःकोश के परिवहन में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आमतौर पर बड़े पौधे और पशु कोशिकाओं पर यह देखा जाता है। पहली बार इसकी खोज जो है वो 1830 में हुई थी, साइक्लोसिस प्रोसेस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नॉन लिविंग सेल इज नोन टू बी विदाउट, कोशिका जीवित नहीं है, मतलब किसके बिना कोशिका जो है वो जीवित नहीं रहता है? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। इसे ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। इसके बिना कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। सारी जितनी कोशिका की जितनी भी एक्टिविटी होती है इसे न्यूक्लियस के द्वारा मॉनिटर की जाती है, इसीलिए इसके बिना कोशिका का जीवित रहना असंभव है। बिहार पीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो इसका मुख्य कार्य है ये एटीपी का निर्माण करता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, फर्नांडिस मॉरन कर्ड, F1 पार्टिकल जिसे कहा जाता है, फर्नांडिस मॉरन कर्ड कहाँ पाया जाता है? इसके पहले के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पे F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल, F0 पार्टिकल या ऑक्सीसोम या इसी को फर्नांडिस मॉरन कर्ड के नाम से जाना जाता है, ये वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, कोशिका जिसमें झिल्ली नहीं होती है, कौन सी कोशिका है जिसमें झिल्ली नहीं होती है? यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बताएंगे। एक तो वह कोशिका जिसमें झिल्ली नहीं होती और दूसरा मानव बॉडी में पाए जाने वाले सबसे छोटा कोशिका। दोनों का जवाब एक ही होगा, राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये सबसे छोटी कोशिका होती है। इसे ऑर्गेनेली विद ऑर्गेनेल भी कहा जाता है क्योंकि यह खुद एक ऑर्गेनेली के ऊपर प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्रावी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंगित करता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कार्य करता है? तो लिपिड सिंथेसिस करता है, बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अगला, द न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम होते हैं सराउंडेड न्यूक्लियर पोर।
हैज़ ओनली डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अरे यार, न्यूक्लियोसोम जो होते हैं ये कंटेन अ कोर ऑफ हिस्टोन विद डीएनए वेपर अराउंड इट। ठीक है, हिस्टोन का एक कोर डीएनए के साथ लिपटे होते हैं, इन्हीं को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकांग जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से संबंधित होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है और ये क्या होता है, लाइसोसोम होता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल और गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है और ये कभी कभी खुद भी फट जाता है, खुद भी मर जाता है और अपने आसपास की कोशिकाओं को भी मार देता है, इसीलिए सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम हैव हाई कंटेंट ऑफ, लाइसोसोम में अधिक मात्रा में होता है, लाइसोसोम में अधिक मात्रा में क्या होगा, तो वही होगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोलेजेस पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं हाइड्रोलेजेस, जैसे प्रोटीएजेस, फ्रैक्टोसेस, ये सारे हाइड्रोलेजेस होते हैं और ये अम्लीय अपघटन का कार्य करते हैं। जब किसी कारण से लाइसोसोम से एंजाइम बाहर निकलते हैं तो ये सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं और कोशिका की विखंडित हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब, गोल्गी बॉडी, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या फिर क्रोमोसोम। ऑटोफैगिक क्या होते हैं, जो खुद को भी खा लें, तो कौन खुद को खा लेता है, लाइसोसोम। एक मिनट, हाँ सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन ए, ये खुद को खा लेता है, इसीलिए इसे ऑटोफैगिक वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, या इसी को ऑटोफैगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन ए, ऑटो मतलब ही होता है स्वयं और फैगिन मतलब होता है ईट। जहाँ पे भी आपको फैजिन वर्ड देखने को मिल जाए, PHAGIC, फैजिक वर्ड देखने को मिल जाए, इसका मतलब होता है टू ईट यानी कि खाना। ठीक है, और ऑटो मतलब होता है सेल्फ यानी खुद को ही खाना। तो ये प्रक्रिया किसमें होती है, लाइसोसोम में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला, लाइसोसोम में पाए जाने वाले किण्वक हैं, यानी कि लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं, तो हाइड्रोलेजेस हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं, कितनी बार से एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से कितनी बार घुमा के पूछा गया है, इसलिए आप एग्जाम के लिए लाइसोसोम टॉपिक जरूर तैयार करके जाइएगा। अगला, लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न होता है, इंपॉर्टेंट, अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। लाइसोसोम बनाता कौन है, तो लाइसोसोम बनाने का कार्य क्या माइटोकॉन्ड्रिया करता है, सेंट्रियोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, या गोल्गी अपैरेटस करता है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिल गया ना लाइसोसोम से, इसीलिए कहा जाता है लाइसोसोम की किसी भी टॉपिक की सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लाइसोसोम को हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पाया जाता है, इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, ये हम सभी को पता है। लेकिन लाइसोसोम बनाने का कार्य कौन करता है, तो लाइसोसोम बनाने का कार्य गोल्गी बॉडी करता है। कौन करता है गोल्गी बॉडी करता है। लाइसोसोम कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। लाइसोसोम अनेक रूप में पाया जाता है। इस लक्षण को जब लाइसोसोम अनेक रूप में पाया जाता है तो इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर बात करें कि पॉलीमॉर्फिज्म के अनुसार लाइसोसोम कितने प्रकार का होता है, 4। प्राथमिक लाइसोसोम यानी प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम यानी अवशिष्ट लाइसोसोम, और फिर एक होता है ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं आधुनिक विचारधारा के अनुसार। इसे पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है और ये बनता कहाँ से, गोल्गी अपैरेटस से। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग बहुरूपता दिखाता है, वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कौन सा कोशिकांग बहुरूपता दिखाएगा, लाइसोसोम दिखाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कोशिका में सबसे स्थिर आरएनए है, सबसे स्थिर आरएनए कौन सा है, आरआरएनए, एसआरएनए, टीआरएनए या एमआरएनए। तो सबसे स्थिर आरएनए आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ये सबसे स्थिर आरएनए होता है। आरआरएनए संश्लेषण के दौरान एमआरएनए और राइबोसोम में उचित संरेखण को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के आधार के रूप में केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, तो केंद्रक की खोज किसने की थी, हम सभी को पता है कि केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है, आनुवंशिकता के आधार के रूप में केंद्रक की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्डविग। किसने, हर्डविग। आनुवंशिकता के आधार के रूप में केंद्रक की खोज हर्डविग ने की थी। कब की थी, 1885 में की थी। ठीक है, इसी जो न्यूक्लिन है, न्यूक्लिन की बात यहाँ पे की गई है। जो न्यूक्लिन है इसे बाद में न्यूक्लिक एसिड कहा गया।
न केवल निषेचन के लिए बल्कि आनुवंशिक विशेषताओं के संचरण के लिए भी यह जिम्मेदार होता है। इसी को बाद में क्या नाम दे दिया गया, इसी को बाद में न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने होते हैं, तो ट्यूब्यूल जो है ये 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसमें बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें माइटोटिक स्प्लेंडर की असेंबली होती है, कोशिकाओं को विभाजित करने की क्षमता होती है, न्यूरॉन्स में अक्षतंतु को विस्तार करने की क्षमता होती है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अगला, 80S राइबोसोम में आरएनए प्रोटीन का अनुपात क्या है। राइबोसोम दो प्रकार के, 70S और 80S। 80S में जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। और 70S में जो होता है वो होता है 2:1। ठीक है, 2:1। 80S में 1:1 और 70S में 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम प्रोटीन और डैश के बने होते हैं। राइबोसोम और प्रोटीन और किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं। अगला, कार्य के साथ संरचना जोड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। कौन सा सही मेल नहीं है, पहला दिया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स और जटिल अणुओं का टूटना। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जटिल अणु कहाँ टूटेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का अणुओं को तोड़ने में कोई भूमिका ही नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक कारखाने के रूप में कार्य करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इससे आरएनए से प्राप्त प्रोटीन को आगे संशोधित किया जाता है। इसमें कोई भी टूटने का कार्य नहीं होता है। आगे भी देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी का उत्पादन, बिल्कुल सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का उत्पादन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाने वाला राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सही जवाब है। लाइसोसोम और कोशिकीय बहुलक का एक कलल में रूपांतरण, ये सही है। गलत जो है वो ऑप्शन ए है और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही मेल नहीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम में किसकी बड़ी संख्या में उपस्थिति इसकी विशेषता होती है, यानी लाइसोसोम में वो कौन सी चीज़ पाई जाती है जो लाइसोसोम को स्पेशल बनाती है। तो इसमें पाए जाने वाला हाइड्रोलेज एंजाइम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, गोल्गी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है। गोल्गी बॉडी लाइट पर निर्भर प्रकाश संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन का परिवहन, शुगर के साथ प्रोटीन का लिंकेज या फिर स्पिंडल फाइबर का संगठन। तो गोल्गी बॉडी का जो मुख्य कार्य है वो लिंकेज ऑफ प्रोटीन विद शुगर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 में की थी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में है डीएनए रिप्लिकेशन, उसके बाद दिया हुआ है विकास यानी कि डेवलपमेंट, उसके बाद माइटोसिस और प्रोटीन संश्लेषण। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं पता तो मैंने इतनी बार आपको बता दिया कि प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, यानी कि 4 का 1 आप देख सकते हैं। आप एलिमिनेशन माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 का 1 आपको कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 4 का ए, देखिए यहाँ ऑप्शन ए में ही आपको देखने को मिल जा रहा है और किसी में भी नहीं दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन से आपको घबराना डरना बिल्कुल नहीं है। एलिमिनेशन के माध्यम से आप सॉल्व कर लीजिएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डीएनए रिप्लिकेशन की बात करें तो ये पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा संभव होता है। डेवलपमेंट यानी विकास, ये सोमेट्रोट्रोपिन के द्वारा संभव है। और माइटोसिस जो है ये माइटोजेंस। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पीडीएफ जरूर ले लें, रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, यदि एक कोशिका में एक हल्का विष डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से विषहरण प्रक्रिया में जिम्मेदार होता है। विषहरण प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है। यह कोशिका के में कंकाल की भांति कार्य करता है, इसीलिए इसे स्केलेटन ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है, नेकेड, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर या ऑल ऑफ दीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड तीनों के पास, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है ये नेकेड भी होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है और सर्कुलर भी होता है, यानी ऑल ऑफ एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का स्थल कौन सा है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये गोल्गी बॉडी में बनता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे बनता है? गोल्गी बॉडी में बनता है। अगला क्वेश्चन, F1 कण कहाँ पाया जाता है? बार बार हमने पढ़ा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम केंद्रक है। राइबोसोम किसका केंद्रक है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण या श्वसन? तो हम सभी को पता है राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कार्य करता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये लिपिड संश्लेषण करता है, लेकिन इसके अलावा ये स्टेराइल उपचारक भी है, यानी स्टेराइल मेटाबॉलिज्म का भी कार्य करता है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम उपस्थित नहीं रहता है तो ये चिकनी यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। यह लिपिड का संश्लेषण करता है, ग्लाइकोनेओजेलाइसिस करता है, यानी कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी करता है, ये भी इसका सही है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है स्टेराइल उपापचय भी करता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। हम लोगों ने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी ऑल ऑफ एबव इसका सही जवाब हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है, कौन से कोशिका में एरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। इसका निर्माण एडीपी व अकार्बनिक फास्फेट के सहयोग से होता है। ठीक, ऑक्सीजन की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉन अभिगम एवं फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम यानी कि F1 पार्टिकल पर संपन्न होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर पाए जाने वाले F1 पार्टिकल में। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघुत्तम कोशिकांग है, यानी कि छोटा कोशिकांग कौन सा है? लाइसोसोम, फेरोसोम, पैरोक्सीसोम या फिर राइबोसोम? तो हम लोगों ने देखा था बिना मेम्ब्रेन के सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। अगला क्वेश्चन, वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर फास्फोलीकरण होता है केवल कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, कोशिका द्रव और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में? सही जवाब ऑप्शन सी कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर का फास्फोलीकरण कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, शुक्राणु का एक्रोसोम किसमें व्युत्पन्न होता है? शुक्राणु का जो एक्रोसोम है हमने अभी पढ़ा था कि ये गोल्गी बॉडी से बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शुक्राणु का एक्रोसोम किसका व्युत्पन्न है, किससे बना होता है, किससे डेराइव होता है? तो गोल्गी बॉडी से होता है। गोल्गी बॉडी की गुहाओं में अनेक प्रकार के एंजाइम्स तथा पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं और इसी से शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको शुक्राणु का एक अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें ये कितने भागों में बटा होता है? 3। एक हो गया टेल, एक हो गया मिडिल पार्ट और एक हो गया हेड। ठीक है, 3 भागों में बना होता है। जो इसका टेल वाला भाग होता है ये इसके ऊपर वाले भाग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये एक्सियल फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है, इस पे टेल वाले भाग पे एक्सियल फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है। बात करें इसके हेड में, हेड जो है ये इसका हेड वाला भाग है। और अगर बात करें मिडिल वाला पार्ट, ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मतलब इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो मिडिल वाला भाग है यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, यहीं पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और यहीं पे गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है। और जो इसका ये एक्रोसोम, ये जो हेड वाला भाग है इसी को एक्रोसोम कहा जाता है और यह गोल्गी बॉडी से ही मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? गोल्गी बॉडी से मिलकर बना होता है। अब इसके एक्रोसोम में क्या पाया जाता है? इसके एक्रोसोम में इसके हेड में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके हेड में ही एक्रोसोम पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ। एक्रोसोम किसका बना होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा एक्रोसोम गोल्गी बॉडी का बना होता है। किसका बना होता है? गोल्गी बॉडी का बना होता है। गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसी को लाइपोप्रोटीन कहते हैं, इसी को डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अगला, आ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ। एक न्यूक्लियोसोम क्या क्या अपने पास रखता है? क्या वो डीएनए, आरएनए और हिस्टोन रखता है? केवल डीएनए रखता है, डीएनए और नॉन हिस्टोन रखता है या फिर डीएनए और हिस्टोन रखता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन अपने पास रखता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डीएनए
देखिए न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, डीएनए व हिस्टोन से बना होता है। इसमें H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन के 2-2 अणु होते हैं, इसलिए इसे ऑक्टामर भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है यहाँ पे कभी कभी, इसमें कन्फ्यूजन कर देता है, H2A, H2B, H3 और H4, यहाँ पे H5 दे देगा या H1A दे देगा, यही दे देगा कि कौन सा इसके अणु नहीं है, इसके ऑक्टामर नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। ये चारों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, राइबोसोम की उप इकाइयों में mRNA जुड़े होते हैं। राइबोसोम की उप इकाइयों में mRNA जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, F1 की उपस्थिति में, F2 की उपस्थिति में, F3 की उपस्थिति में या फिर F4 की उपस्थिति में। राइबोसोम एक जटिल आणविक मशीन है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ये सबसे छोटा कोशिकांग है। ये इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो mRNA होते हैं यानी मैसेंजर RNA होते हैं, ये F2 की उपस्थिति में जुड़े होते हैं। किसकी उपस्थिति में, F2 की। राइबोसोम की उप इकाइयाँ आपस में जो जुड़ती हैं वो mRNA में 3 कारक F1, F2 और F3 होते हैं। mRNA और tRNA आपस में जुड़ने के लिए F2 कारक के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन में समर्थ है, यानी उसमें डीएनए नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी वो रिप्लिकेशन कर लेता है। प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या केंद्रक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रियोल। इसमें डीएनए नहीं होता है लेकिन ये जो है अपने अंदर रिप्लिकेशन की प्रक्रिया कर लेता है, रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। अगला, सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन। सेंट्रियोल भाग लेता है, किस में भाग लेता है, तो अभी हम लोगों ने देखा सेंट्रियोल जो है ये रिप्लिकेशन की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। सेंट्रियोल स्पिंडल निर्माण व माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण में भाग लेता है। तो यहाँ पे केवल स्पिंडल निर्माण दिया है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो सेंट्रियोल है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण में भी भाग लेता है। सेंट्रियोल एक कोशिकीय अंग है जो कि केवल जानवरों यानी एनिमल सेल में ही पाई जाती है। कोशिका चक्र की प्रक्रिया भी यही सेंट्रियोल नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट वनस्पति रिस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार होता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं, देख लेते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पोटेशियम आयन। ये निष्क्रिय न होकर सक्रिय होता है। अगला, अब केंद्रक के दौरान कौन सा कोशिका अंग कम गति पर तलछट करेगा, कौन सा करेगा अब केंद्रक के दौरान, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम। इसको भी पहले पढ़ चुके हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन बी न्यूक्लियाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टली का निर्माण हेतु उत्तरदायी कोशिकांग है, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉय या माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल प्लेट्स कौन बनाता है, सेल प्लेट्स बनाने का कार्य गोल्गी बॉडी करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन करेगा, गोल्गी बॉडी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल जीवद्रव्य कला युक्त है, यानी जिसमें केवल कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियोलस, ये 3 ऐसे होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम इसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसकी खोज डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में किया था। इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कॉर्ड व्हील संरचना दर्शाता है। कॉर्ड व्हील संरचना किसमें देखने को मिलता है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो सेंट्रियोल होता है ये 9+2 अरेंजमेंट से बना होता है और यही अरेंजमेंट इसको कॉर्ड व्हील संरचना यानी कि एक चक्के के आकार की संरचना दिखाने में मदद करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन होगा, सेंट्रियोल होगा। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इसी को कॉर्ड व्हील संरचना कहा जाता है। ये एकदम आपके बैलगाड़ी के पहिए के आकार की लग रही है ना, बैलगाड़ी का पहिया जैसे जैसे होता है वैसे ही तो लग रहा है, और इसीलिए इसे कॉर्ड व्हील स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगला, कोशिकांग जो शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हेड वाले भाग में देख लीजिए, हेड वाले भाग में केंद्रक पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल मिडिल में पाया जाता है और टेल यानी आखिरी भाग में इसे एक्सियल फिलामेंट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्सियल फिलामेंट्स। अगला, सिकुड़ती हुई रिक्तिका का प्रधान कार्य है, यानी कि जो कंट्रोक्टाइल वैक्यूल है इसका मेजर कार्य क्या है। कंट्रोक्टाइल वैक्यूल का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन या ऑल ऑफ एबव।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्मो रेगुलेशन। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो सबसे मेन कार्य होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन का होता है। अगला, सेल सिक्रेशन इज डन बाय, कोशिका स्राव कहाँ से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी या फिर न्यूक्लियोलस। सही जवाब ऑप्शन सी गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे की खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। कब की थी? 1898 में की थी। 1906 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगर पूछा जाए कैमिलो गोल्गी को गोल्गी बॉडी की खोज करने के लिए नोबेल कब मिला, तो 1906 में मिला था। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है इसी को, ठीक है। और ये क्या करता है? कोशिका का स्राव करता है। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केंद्रक की बाहरी झिल्ली के साथ निरंतरता में रहता है? केंद्रक की बाहरी झिल्ली, केंद्रक हमने देखा केंद्रक है और इसका आउटर मेम्ब्रेन ही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम बनाया गया है, बना के आपको दिखाया गया है। ये केंद्रक है और इसका आउटर मेम्ब्रेन ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करता है। जहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम नहीं पाया जाता वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। अगला, डीएनए किस में नहीं मिलता है? डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, प्लास्टिड में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में। जिसमें नहीं पाया जाता वो राइबोसोम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 40S और 60S राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं? 40S और 60S राइबोसोम मिलकर क्या बनाएंगे? 100 राइबोसोम, 80 राइबोसोम, 70 राइबोसोम या 90 राइबोसोम। अब इन दोनों को आपको ऐड करके नहीं लिखना है। 40S और 60S जो होते हैं ये 80S राइबोसोम बनाते हैं और 70S राइबोसोम जो होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। इनका जो श्वसन गुणांक होता है वो कितना होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 70S का श्वसन गुणांक जो होता है वो कितना होता है। ये जो S है इसे स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है। 70S जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया के पास स्पेशल रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी ये सभी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अगला, रिक्तिका के चारों ओर उपस्थित कला क्या कहलाती है? रिक्तिका के चारों ओर जो प्रेजेंट मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाएगी? जिस तरह हमने देखा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के चारों ओर पाई जाने वाली सेलुलर मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी तरह रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली क्या कहलाएगी? तो वो टोनोप्लास्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टोनोप्लास्ट कहलाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेटिव एंजाइम अधिकतर पाए जाते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और लाइसोसोम में हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक सहायता प्रोटीन संश्लेषण एवं किण्वन ट्रांसपोर्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? डिक्टियोसोम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक सहायता यानी मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रदान करता है? यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो करता है, इसीलिए इसे कंकाल कहा जाता है, सेल का स्केलेटन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन पाया जाता है, सॉरी राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये क्वेश्चन बिहार पीजीटी में आ चुका है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है वो कवर होता है। आगे हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।